नमस्कार, मैं जगदीश बराज यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद बराज के साथ आपको आज राजनीति विज्ञान 12वीं कक्षा का दूसरा चैप्टर समझाने जा रहा हूं। सत्ता के वैकल्पिक के अंदर इस चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर का ये नाम क्यों है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है। अमेरिका और सोवियत संघ विश्व के दो ताकतवर देश, दो ध्रुव बन जाते हैं, यानी दो गुट बन जाते हैं और विश्व के देशों को अपने अपने गुट में शामिल करने की कोशिश करते हैं। 1991 तक ये उनकी आपस में रसाकसी चलती रही और अनेक देशों को अपने साथ मिलाने का उनका भरसक प्रयास रहा। 1991 में सोवियत संघ टूट जाता है। एक सोवियत संघ के 15 देश बन जाते हैं। उसके बाद अमेरिका अकेला रह जाता है। अमेरिका एक ताकतवर देश, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक, तो युद्ध क्षेत्र यूरोप था, ना कि अमेरिका। इसमें आर्थिक रूप से अमेरिका को भी नुकसान हुआ युद्ध में, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन जैसे अपने गांव में कहते हैं नहीं कि जब दो जोटे लड़ते हैं तो बूंटों का भाग, नाम विश्व युद्ध लड़ा जा रहा है यूरोप में और अमेरिका इंग्लैंड और फ्रांस की तरफ है। तो इस युद्ध को इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ने जीत तो लिया। जर्मनी, इटली, जापान हार भी गए, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस के बारे में और यूरोपीय देशों के बारे में, पश्चिमी यूरोपीय देशों के बारे में जो जीत की खुशी थी, उनके साथ साथ उनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। तो अमेरिका ने इसके लिए पश्चिमी यूरोप की सहायता भी की। एक योजना भी बनाई उनके लिए, जिसको मार्शल योजना कहा गया। मार्शल योजना के तहत पश्चिमी जो यूरोप है उसको अमेरिका ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF और वर्ल्ड बैंक की सहायता से काफी सहायता भी की। उनको वापस आर्थिक उनका ढांचा खड़ा करने में कोशिश की। लेकिन अब सभी देशों में, संसार में ये बात फैली जा रही थी कि एक अमेरिका है और एक ध्रुव बच गया। तो उस अमेरिका का मुकाबला करने के लिए अब संसार के अनेक देशों ने विचार करना शुरू किया और अमेरिका ने भी पश्चिमी यूरोप को आर्थिक विकास के लिए मदद की। वो मैंने आपको बताई थी 1947 में मार्शल योजना, और 1948 में उनकी मदद से एक यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना, जिसके कारण अनेक पश्चिम यूरोपीय देश इकट्ठा हुए। इन यूरोपीय देशों की संस्था बनाने में अमेरिका, IMF और वर्ल्ड बैंक काफी सहायता कर रहा था। धीरे धीरे यूरोपीय जो ये आर्थिक संगठन बन रहे थे वो भी मजबूत होते जा रहे थे। तो पहला जो 1948 में जो अमेरिका और IMF और वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो यूरोप में एक संगठन बना, उसका नाम रखा गया यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। 1949 में नाटो बनाया गया, NATO, जो सुरक्षा की दृष्टि से अमेरिका ने बनाया था, लेकिन पश्चिमी देश भी इसमें शामिल हो गए। 1949 में एक यूरोपीय परिषद बनी। यूरोपीय देश इकट्ठे हुए एक परिषद बनाई ताकि वो अपना आर्थिक सामाजिक विकास कर सके। 1951 में एक लग्जमबर्ग में देश, एक बेल्जियम, एक वेस्ट जर्मनी, फिनलैंड, नीदरलैंड, इन 5 देशों ने मिलकर एक पेरिस में संधि की और यूरोपीय परिषद का निर्माण किया। इसके बाद 1992 में
इन जो यूरोपीय संघ के देशों की जो एकता थी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वो धीरे धीरे 1947, 48, 51 बढ़ती आगे 1992 में उन्होंने एक बहुत बड़ा संगठन बनाया जिसका नाम रखा यूरोपीय संघ। ये संधि हुई थी जिसे मार्टिस्ट की संधि बोला जाता है और इस पर कई यूरोपीय देशों ने हस्ताक्षर किए। अब इन देशों ने बहुत सारे देशों को, जैसे सोवियत संघ एक देश काफी देशों को मिलाकर एक देश बना था, उन्होंने यूरोपीय लोगों ने सब देशों को मिलाकर एक देश तो नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने सुरक्षा के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को मजबूत करने के लिए एक संगठन तैयार किया जिसका नाम रखा गया यूरोपीय संघ। और ये यूरोपीय संघ अब अमेरिका के सामने एक प्रकार की सत्ता बन गई। दूसरा ध्रुव सोवियत संघ के टूटने के बाद जो यूरोपीय संघ है ये एक सत्ता के रूप में सामने आया, क्योंकि अब यूरोपीय संघ अमेरिका के साथ भी शर्त के साथ समझौते करने लग गया। अनेक देश इकट्ठे हुए, इन्होंने अपनी सामरिक सुरक्षा पर जोर दिया, आर्थिक विकास पर जोर दिया और अमेरिका के साथ उनका मेलजोल बराबरी पर आ गया। तो इस प्रकार 1991 के सोवियत संघ के टूटने के बाद एक यूरोपीय संघ एक विकल्प के रूप में अमेरिका के सामने आया। अब इसी यूरोपीय संघ ने 1993 में एकीकृत बाजार व्यवस्था का गठन कर लिया। यानी जो देश यूरोपीय संघ में शामिल थे उनमें उन्होंने बाजार को एकीकृत कर दिया कि हमारा एक ही बाजार है, उत्पादन करो और किसी भी देश में जाकर बेचो। इसके लिए उन्होंने समझौता किया और आगे 2002 में इसी यूरोपीय संघ ने अपनी करेंसी भी चला ली, यूरो। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि यूरोपीय संघ की करेंसी क्या है, तो उसका नाम यूरो है। बच्चों ये उसी प्रकार है जैसे अमेरिका की जो करेंसी है वो डॉलर है, जिसे यूएस डॉलर बोलते हैं, भारत का रुपया है और रूस का रूबल है। इसी तरह यूरोप के सारे देश जो यूरोपीय संघ में शामिल थे, अब 28 देश शामिल है यूरोपीय संघ में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ में कितने देश शामिल हैं, तो 28 हैं। इन 28 देशों की एक करेंसी है जिसका नाम है यूरो। अब यूरो चलने लगा और इनका किसी भी देश का उत्पादन किसी भी देश में बेचना, एकीकृत बाजार, और यूरो के माध्यम से आप किसी भी देश में यूरो के माध्यम से आप खरीद फरोख्त या बेच कर सकते हो, इसकी मान्यता दी गई। तो धीरे धीरे यूरोपीय संघ बड़ा विकास किया। इसमें 2004 में जो देश सोवियत संघ के प्रभाव में थे, जैसे साइप्रस है, चेक गणराज्य, रोमानिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवेनिया, बहुत सारे देश इसमें शामिल हो गए और अब इन देशों की संख्या है वो 28 हो गई। 2007 में बुल्गारिया और जो रोमानिया देश बचे थे वो भी इसमें शामिल हो गए और उन्होंने यूरो को अपना लिया। अब भी यूरोपीय संघ में 2 देश हैं, डेनमार्क है एक और एक स्वीडन है, जिन्होंने यूरो को नहीं अपनाया। अब बच्चों आपके दिमाग में आता होगा कि यदि इन्होंने यूरो को नहीं अपनाया तो यूरोपीय संघ में शामिल कैसे हैं? तो यूरोपीय संघ का एक साधारण सा नियम है कि यूरोपीय संघ जो भी नियम बनाता है वो तभी लागू होता है तब उस देश के नागरिक, उस देश की सरकार उसको मान ले। यदि कोई नहीं मानता तो उस पर यह जबरदस्ती लागू नहीं होता। और अब तो यूरोपीय संघ ने अपनी संसद भी बना लिया। जैसे हमारे देश में संसद है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा है, और यूरोपीय देश के हर देश में अपनी संसद है, लेकिन उन्होंने 28 देशों ने मिलकर एक
बड़ी संसद बना ली जिसमें सभी देशों के प्रतिनिधि आकर कानून बनाते हैं। इस प्रकार यूरोपीय संघ मजबूत होता जा रहा है और यूरोपीय संघ को 2012 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अर्थात यूरोपीय संघ के मिले जो देश हैं वो आपस में यदि उनका कोई झगड़ा है तो वो बातचीत से शांति से सुलझाते हैं और यूरोपीय संसद में उस पर विचार किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था से अब अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां राज्य बना गया है और 2016 में जो ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य था वो हट गया है। यानी एक लिस्बन संधि हुई थी यूरोपीय संघ में, भी कोई भी देश यूरोपीय संघ से बाहर होना चाहता है तो बाहर हो सकता है। तो बच्चों उस संधि का नाम है लिस्बन संधि। आपको मेरे साइड में जो मैं आपको बता रहा हूं उसका मैं जो मेरे हेडिंग बनाए हैं वो भी मैं लगा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। 2009 में लिस्बन संधि होती है जिसके कारण कोई भी देश इसे यूरोपीय संघ से बाहर भी हो सकता है। तो ब्रिटेन में काफी लोगों ने विरोध किया कि हमें यूरोपीय संघ में नुकसान हो रहा है, हमें इसमें नहीं रहना। तो इंग्लैंड में चुनाव कराया गया था, जिस जनमत संग्रह कराया गया, लोगों से पूछा गया कि हमें यूरोपीय संघ में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो 51.9% लोग इसमें न रहने के पक्ष में थे और 48.1% लोग अलग होने के पक्ष में थे। तो ब्रिटेन है वो इससे हट गया, यानी अब ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ का सदस्य देश नहीं है। यानी यूरोपीय संघ में जितने देश हैं वो यूएनओ के सुरक्षा परिषद के पहले 2 देश थे, ब्रिटेन और फ्रांस। अब यूरोपीय संघ में एक ही ऐसा देश फ्रांस है जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद का भी सदस्य है। ब्रिटेन जो अलग हुआ उसे ब्रेक्जिट बोलते हैं, BREXIT, ब्रेक्जिट। BR को ब्रिटेन से बोलते हैं और एग्जिट मतलब बाहर होना, यानी इंग्लैंड बाहर हो गया। जो इंग्लैंड का यूरोपीय संघ से बाहर होना था इसका नाम हुआ ब्रेक्जिट। और इसका यूरोपीय संघ का क्या प्रभाव पड़ा? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपीय संघ के सब देशों ने मिलकर बड़ा विकास किया, एक दूसरे का आर्थिक सहयोग किया, सुरक्षा नीति एक अपनाई, आर्थिक नीति एक अपनाई, यूरो को उन्होंने शामिल किया। तो इससे क्या हुआ कि इनकी अर्थव्यवस्था है वो दूसरे स्थान पर आ गई, यानी अमेरिका के बाद इसकी अर्थव्यवस्था दूसरे स्थान पर आ गई। और सुरक्षा परिषद में जो यूएनओ है उसमें भी इसका पूरा दबदबा है और यूरोपीय संघ के पास 550 परमाणु हथियार है और अपनी रक्षा के लिए अपनी सेना भी है। और इस देश यूरोपीय संघ के बहुत सारे देश नाटो में भी है। तो आजकल आपने सुना होगा कई बार नाटो के जो है वो अमेरिका को भी आंख दिखाने लग गया है, जिससे ट्रंप काफी नाराज रहता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि यूरोपीय संघ अब एक ऐसा संगठन बन गया है जो अमेरिका के सामने एक चुनौती है। और इसी तरीके से यदि वो विकास करता रहा, आर्थिक विकास उनका बढ़ता रहा, तो इसमें जो अमेरिका की डॉलर है उसको भी खतरा है। जो अमेरिका अपने डॉलर को लेकर पूरे विश्व में दादागिरी कर रहा है, यूरो है उसको वो तोड़ सकता है। तो इस प्रकार इस सत्ता का एक जो वैकल्पिक के अंदर विश्व में शुरू हुआ वो यूरोपीय संघ के रूप में। अब कोई भी संस्था होती है उसके सामने कुछ चुनौतियां भी होती हैं। तो छोटा सा प्रश्न 1-2 नंबर का आ सकता है कि यूरोपीय संघ के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो एक तो ये है कि इसमें कुछ अपने ही देश, यूरोप के अपने ही देश इसके विरोधी भी हैं। जैसे मैंने बताया स्वीडन और जो फिनलैंड था वो डेनमार्क और जो
फिनलैंड है, फिनलैंड तो है शामिल इसमें, डेनमार्क और स्वीडन। डेनमार्क और स्वीडन है, इनकी यूरो को नहीं मानता। 2003 के आसपास इन्होंने एक इकट्ठा संविधान बनाने की कोशिश की थी, भी हम एक संविधान बनाएंगे। वो यूरोपीय संघ के लोग थे, वो शामिल नहीं हुए। और जो यूरो मुद्रा है वो, जैसे बच्चों मैंने आपको बताया कि यूरोपीय संघ में 28 देश हैं, ब्रिटेन अलग हो गया तो अब बच गए 27, और यूरो मुद्रा है वो 27 में से 19 देशों में है, यानी 8 देशों में जो यूरो नहीं चल रही है। ये भी उनकी चुनौती है, यानी यूरोपीय संघ में तो शामिल हैं लेकिन वो यूरो को नहीं मानते। एक लिस्बन की संधि भी चुनौती है। लिस्बन की संधि में यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए स्वतंत्रता दे दी गई, तो कई देश जैसे इंग्लैंड अलग हुआ है, इसे कुछ और देशों में भी ये लोग बोल रहे हैं कि हमें यूरोपीय संघ से अलग होना, ये इनकी कमजोरी है। दूसरा है कि ईयू का कोई भी समझौता है वो इन देशों पर बाध्यकारी नहीं है, यानी जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन संघ है, जो यूरोपियन संसद है, उनका बनाया हुआ कानून किसी देश पर तभी लागू होता है जब उसकी जो सरकार है वो उसे मान्यता दे दे। तो डेनमार्क और स्वीडन है वो जो मार्टिस्ट एक संधि भी थी उसका भी विरोध करते हैं ये डेनमार्क और स्वीडन। तो ये छोटे छोटे प्रश्न और एक एक दो नंबर के इस पार्ट में से आपके आ सकते हैं। तो यूरोपीय संघ है वो एक बार सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र अब बना हुआ है। अब इसमें और केंद्र भी हैं जो सत्ता के बन रहे हैं। एक आसियान है, एक अपने दक्षिणी जो एशिया है जिसमें भारत प्रमुख है, अपने आसपास के 8 देशों का एक संगठन है सार्क, वो भी है। चीन अपने आप में एक सत्ता का केंद्र है, क्योंकि चीन की जो ग्रोथ है वो भी बहुत बढ़ रही है अमेरिका के मुकाबले में, और 2040 तक तो वो चीन है वो अमेरिका को भी क्रॉस कर जाएगा। तो चीन भी एक सत्ता का केंद्र बना हुआ है। जापान में खनिज पदार्थ तो नहीं होते, लेकिन वो तकनीक में इतना आगे है कि वो भी एक सत्ता का केंद्र है। दुनिया का एक धनवान देश है जापान, तो वो भी अपनी पावर पूरी रखता है, और वो भी अपनी शर्त के हिसाब से ही एशिया के देशों से, अमेरिका से और यूरोपीय संघ से समझौते करता है, तो वो भी एक सत्ता का केंद्र है। तो हम अगले जो चैनल में आपको डालूंगा ये चैप्टर, उसमें सत्ता का एक केंद्र तो हमने यूरोपीय संघ पढ़ लिया, अब हम चीन पढ़ेंगे और आसियान पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और एक जापान भी आपके सिलेबस में है, और एक साउथ कोरिया। उसके साउथ कोरिया और जापान के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया है वो टेक्निक में बहुत आगे है। बच्चों, जो आप आज अपने घर में उपकरण देख रहे हो वो सारे के सारे आपको या तो जापान या साउथ कोरिया के मिलेंगे। तो पहला जो सत्ता का केंद्र यूरोपीय संघ, दूसरा आसियान, तीसरा सार्क, चौथा जापान, चीन, साउथ कोरिया और इसके साथ साथ जो आजकल जिस बात की हम चर्चा करते हैं कि भारत भी अब चुनौती पेश करने लगे है। कल ही एससीओ की मीटिंग हुई है चीन में, जिसमें चीन, भारत और रूस मिलकर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं, तो ये भी एक सत्ता का केंद्र होगा। इसके साथ एक संस्था बनी है भारत, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स नाम से आपने सुना होगा, BRICS, ये भी एक सत्ता का केंद्र है। तो इसका मतलब मोटा मोटा बच्चों ये है कि अमेरिका को विश्व में चुनौती देने वाले कौन कौन से केंद्र पैदा हो रहे हैं, उनको सत्ता के केंद्र कहा जाता है। अगले कुछ केंद्र हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। आप इसको ध्यान से सुने और अपनी कॉपी में नोट कर ले। धन्यवाद।